देखिए लास्ट वीडियो में मैंने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताया था, ठीक है। जब आपका ये रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करते हैं कि देखिए पहले हमने हाइड्रोजन स्केल ली थी, ठीक है, फिर हमने कार्बन 12 आइसोटोप की स्केल ली है, एज ए स्टैंडर्ड मान के चला है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉलिक्यूल्स आपका बना है वो कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, ठीक है। ये जो कंपैरिजन होता है ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है। और जब यही आपका ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास जब आपका ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखिए हमने ये तो देखा था कि जो एलिमेंट्स रहते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे आप नोबल मेटल्स की बात करो और या फिर आप अपनी नोबल गैसेस की बात करो। सिर्फ यही दो ऐसे रहते हैं जो आपके जो एलिमेंट है वो फ्री फॉर्म में जिसके एटम रह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होंगे वो आपके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये आपके फर्दर 3 टाइप के होते हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, डाईएटॉमिक एलिमेंट, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक एलिमेंट की क्या बात करें बेटा, देखिए सबसे पहले एटॉमिसिटी क्या होती है कि किसी भी एटम एलिमेंट के मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम की जरूरत है, ये जो नंबर है वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी, ठीक है। अगर सिंगल एटम है तो मोनोएटॉमिक, डबल एटम है, 2 है एटम उसमें तो डाईएटॉमिक, 2 से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक, ठीक है। फिर से देखिए जैसे कॉपर है, आपका सिल्वर है या फिर हीलियम है, ये आपके क्या कहलाते हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, ठीक है। H2 गैस, O2 गैस, N2 ये सब क्या है, डाईएटॉमिक एलिमेंट। पॉलीएटॉमिक 2 से ज्यादा होंगे, चाहे आप ओजोन की बात करो, चाहे फॉस्फोरस की बात करो, चाहे सल्फर की बात करो, ये आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन सबका देखो प्लस कर दिया, ऑक्सीजन के 3 एटम थे तो 3 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल नंबर आया ये आपका क्या हो गया, 100 AMU। वेल अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखिए बेटा जब कभी भी आप किसी केमिकल रिएक्शंस को उसके फॉर्मूले के थ्रू, उनकी नोटेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो जो नोटेशंस के थ्रू आपने रिप्रेजेंट किया है तो उसको आप क्या कहलाते हो, वो क्या होती है आपकी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप जब उसको गर्म करते हो या ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखिए जब आप इसको लिखते हो, राइट करते हो, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एंड 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है। लेकिन काफी सारी रिएक्शंस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें ये नंबर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। इस टाइप की जो रिएक्शन होंगे इनको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। और जब आप ये नंबर जो रिएक्शन से पहले वाले एलिमेंट्स के जो नंबर है और रिएक्शन के बाद वाले जो एलिमेंट्स के नंबर है अगर वो सिमिलर हैं तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। जब कभी भी आप इक्वेशन लिखते हो तो उसमें कुछ लॉज फॉलो करते हो। फर्स्ट लॉ आ रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए जब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास रिएक्शन किसी भी केमिकल इक्वेशन में ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्शन से पहले जो मास था रिएक्शन के बाद भी वही मास होना चाहिए, ठीक है। वहां वो गैस के फॉर्म में निकल जाए, ठीक है, फॉर्मेट हो जाए या और भी कई चीजें हो सकती हैं, बट जो टोटल मास होगा वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या रहेगा, टोटल सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एक्सपेरिमेंट भी है, आप इसको पढ़ के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको यही बता रही थी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं
रिएक्शन से पहले तो ऑक्सीजन 2 है, रिएक्शन के बाद O 1 हो गई। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, मीन्स जितनी रिएक्शन से पहले O है उतनी रिएक्शन के बाद O हो, इस टाइप की जो रिएक्शन कहलाती है वो होती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग के स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसका देखिए, यहाँ पे देखिए, आप हमेशा क्या करो बेटा, इस तरीके से टेबल फॉर्म कर लो और टेबल में जो जो एलिमेंट है उनको बीच में लिख लीजिए और ये रिएक्टेंट लिख लीजिए यहाँ पे और ये प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए, जैसे हम आयरन की बात करें, आयरन रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट के उसमें 2 था और यहाँ पे 1 है। अगर मैं प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो Fe बैलेंस हो गए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो Fe आपके बैलेंस हो गए। सेम उसी तरीके से ऑक्सीजन का हम देख लेंगे, कार्बन का हम देख लेंगे। ठीक है, ये आपके बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप नंबर्स को ट्रायल मेथड से आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आपका कोई भी सब्सटेंस है, इक्विवेलेंट मास की जब आप बात करते हो तो मास का वो पार्ट जो एक हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस करने के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो कितने पार्ट उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं? ऑक्सीजन को कर रहे हो तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, क्लोरीन के कर रहे हो तो 35 पार्ट ऑफ क्लोरीन के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हो? ग्राम इक्विवेलेंट मास। मींस 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए कितने मास की जरूरत पड़ेगी? 35.5 पार्ट ऑफ मास की क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए कितने मास की जरूरत पड़ेगी? या फिर 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कितने मास की जरूरत पड़ेगी? तो ये आपका क्या कहलाता है? ग्राम इक्विवेलेंट। होप इट इज क्लियर है समझ में? तो कमेंट सेक्शन है ना, आप उसमें लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से, अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। अब यहाँ पे कुछ लॉज शुरू हो रहे हैं। देखिए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो कुछ डिफरेंट टाइप के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन्हीं सबको 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए, जब आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो हमेशा अपने वेट के पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइंड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका यहां पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया हुआ है वो 3:8 के रेशियो में। ठीक है, आप कार्बन को बर्न करो या मेटल के कार्बोनेट्स वगैरह को, या आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करो या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करो। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं? वो सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, उनमें जो आपके अलग अलग सब्सटेंस। इसका देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, H2O। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2. ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16। जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:8। ठीक है, 1:8। यानी कि जब हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने आपस में केमिकली कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन किया, तो वो ये अपने वेट के 1:8 रेशियो में कंबाइंड हुए। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम क्या देखते हैं कि आपका कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, वो आपके मास के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइंड होते हैं। होप इट इज क्लियर। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे हमने अभी वाटर का देखा H2O, उसमें हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइंड हो रहे थे। यस, उसी तरीके से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइंड होंगे, ये अदर रेशियो में 1:8 के अलावा भी रेशियो में कंबाइंड हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हो तो इसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन है।
यहाँ पे ये 1:2 के रेशियो में है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये 12:16 और इसमें 12:32 के रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है एलिमेंट आपके हमेशा एक ही टाइप के रेशियो में या सिंगल रेशियो में ही कंबाइंड होंगे, वो एक से ज्यादा रेशियो में भी कंबाइंड हो सकते हैं, मल्टीपल रेशियो में भी प्रोपोर्शन में भी कंबाइंड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with a definite mass of other element, the ratio of mass of two combining element is an integral multiple of the ratio in which they combine with each. ठीक है, तो उसका क्या होता है, इंटीग्रल रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इंटीग्रल उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, चलिए जब आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो तो बेसिकली आपकी ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, जब आपके 2 एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंड होते हैं और ए बनाते एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करें तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जब आपके एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड कंबाइंड होते हैं तो जो आपका बनता है इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड हुए तो अमोनिया फॉर्म किया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अमोनिया सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, आपके 2 कंपाउंड्स कंबाइंड होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये देखिए आपके कंबाइंड हो रहे हैं। कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकते हैं, जैसे अमोनिया और HCl है, या क्या बना गया, अमोनियम क्लोराइड बना दिया। नेक्स्ट आ रही है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आपका कोई भी एक कंपाउंड 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप होता है तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये देखिए फेरस सल्फेट आपका फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर ये हीट की वजह से हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस आपका कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्व करके 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो रहा है तो इस टाइप की जो रिएक्शन कहलाती है वो आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये लाइट की सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या फिर इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये भी क्या है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इससे पहले इसको समझने से पहले बेटा आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि कुछ आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि वो कितने एक्टिव हैं कितने रिएक्टिव हैं उसके बेसिस पे हमने उनको एक प्रॉपर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और ये आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लें, अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन के कोई नेल डाल देते हैं या आयरन का पाउडर डाल देते हैं तो कुछ टाइम आप क्या देखते हो कि वो फेरस सल्फेट में ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट आ रहा है हेलोजन रिएक्टिविटी सीरीज। हेलोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखते हैं बेटा कि जो आपके हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये आपके क्या है हेलोजेंस है। तो इसमें हेलोजन सीरीज में भी आपके जो मोर रिएक्टिव हेलोजेंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव हेलोजेंस को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए ये आपकी है, क्लोरीन आपका ब्रोमीन से रिएक्टिव होता है इसीलिए क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखिए डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं कि देखिए जब आपके दो रिएक्टेंट के जो आपके रेडिकल्स हैं जब वो आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं
तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यूजुअली ये आपके एसिड एंड बेस में होती है और ये बेसिकली आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कुछ सब्सटेंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बेटा कि जिसमें आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, कई बार उसमें भी सस्पेंडेड फॉर्म में भी रहता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पोटेशियम क्लोराइड को अगर सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालें तो सिल्वर क्लोराइड का सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बनेगा, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह दिखाई देगा आपको। अब जो नेक्स्ट आ रही है केमिकल रिएक्शन में, ये हम देखते हैं कि कई बार जब आपकी केमिकली जो सब्सटेंस हैं वो आपस में जब कंबाइन होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हीट का एक्सचेंज होता है। तो कई बार रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी और कई बार रिएक्शन में हीट आपकी रिलीज की जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा ग्लूकोज का पाउडर लीजिए, ग्लूकोज, और उसको अपने टंग पे डालिए तो आप क्या देखते हो, वो आपको बहुत ठंडा लगेगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप वॉशिंग पाउडर लीजिए, अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए और उस मुट्ठी को बंद किए हुए पानी के अंदर डिप कीजिए, और जैसे जैसे वो जो वॉशिंग पाउडर है वो जैसे जैसे ही उसको वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वो धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा कि आपका हाथ गर्म हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको ठंडा क्यों लगा था ग्लूकोज के साथ? क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, और वॉशिंग पाउडर के साथ आपको गर्म क्यों लगा था? क्योंकि वॉशिंग पाउडर जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, कंबाइंड हो रहा था, तो उसने हीट को रिलीज किया था, इसीलिए वो आपको गर्म लग रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी का या तो एब्जॉर्प्शन होता है या फिर रिलीज होता है। इस कंडीशन में इसी के बेसिस पे आपकी जो रिएक्शंस रहती है उनको आप एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है कि जिन रिएक्शन के बाद आपको ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आपका गुड एग्जांपल है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, देखिए एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हमेशा एनर्जी पॉजिटिव होगी, हमेशा एनर्जी रिलीज की जाएगी। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, माइनस होगी हमेशा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तभी करेगी जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे, हीट की प्रेजेंस में ही होगी। ठीक है, तो तब आपका ये क्या बनाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। आई होप इट इज क्लियर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, देखिए बेटा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब हम बात करें इसको कई बेसिस पे किया जाता है। चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। ठीक है, टिल देन बाय बाय।